नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल वर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। लीजिए आइए, आपके लिए आज एक नया विषय है विशेषण, जो कि व्यावहारिक व्याकरण से जुड़ा हुआ है। विशेषण विषय से प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार सवाल आते हैं, तो हमें उन सवालों को हल करने में थोड़ी असुविधा होती है। कभी कभी हम यह चयन नहीं कर पाते कि सही विशेषण क्या है, इसमें कौन सा विशेषण है। तो आइए हम उनका विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानें कि विशेषण क्या है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको संज्ञा और सर्वनाम के बारे में बताया था। यदि संज्ञा और सर्वनाम के बारे में आप जानते हैं तो विशेषण भी निश्चित रूप से पहचान पाएंगे। आइए पहचानते हैं, समझते हैं कि विशेषण क्या है। तो देखिए यहाँ विशेषण, ये विशेषण शब्द है जो विशेष से बना है। विशेष, विशेष का मतलब होता है विशेषता, विशेष का मतलब होता है विशेषता। अब देखिए यह एक उदाहरण है, इस उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। आसना सुंदर बच्ची है, आसना सुंदर बच्ची है, ये एक उदाहरण है हमारे सामने। आसना सुंदर बच्ची है, तो इस वाक्य को देख करके या पढ़ करके हमारे मन में कुछ न कुछ आया है कि यहाँ पर किसी न किसी की विशेषता बताई गई है। तो यहाँ देखिए एक शब्द आया है सुंदर, ये शब्द ये इस लड़की की, इस बच्ची की विशेषता बता रहा है। यानी कि आसना कैसी लड़की है, तो उसका जवाब आएगा कि वो सुंदर है। उसका जवाब आएगा किस लड़की है, वो सुंदर है। तो ये सुंदर शब्द है वो इस बच्ची की विशेषता बता रहा है। यानी कि बच्ची शब्द अगर संज्ञा पढ़ी होगी हमने, तो बच्चे यहाँ पर संज्ञा है और संज्ञा की सुंदर शब्द है वो विशेषता बता रहा है। यानी बच्ची कैसी है, तो कैसी लगा करके हम इसको पहचान सकते हैं, कैसी या कैसा। ऐसा प्रश्न पूछ करके कैसी या कैसा, यानी कि ये बच्ची कैसी है, सुंदर है, तो ये इसकी विशेषता है, सुंदर इसका गुण है। आइए और कोई दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे घोड़ा हरी घास खाता है, तो घास कैसी है, हरी। घास का रंग कैसा है, हरा, यानी हरी घास। तो ये हरी उस घास की विशेषता है, यानी कि घास यहाँ विशेष्य है और हरी शब्द है उसका विशेषण है, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाए। अब देखिए विशेष और विशेषण दोनों में भी अंतर होता है, यानी कि जिसकी यानी संज्ञा, जिसके हम या सर्वनाम, जिसकी हम विशेषता बताए उसे तो हम विशेष्य कहते हैं, और जो विशेषता बताई जाए वो विशेषण कहलाते हैं। तो आइए आगे समझते हैं। अब इसकी परिभाषा देखिए किस प्रकार से होगी कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द। अर्थात यहाँ देखिए बच्ची शब्द संज्ञा है, ऐसे ही घास वो भी संज्ञा है। उन दोनों की विशेषता बताया, बच्ची कैसी सुंदर है और घास कैसी है, हरी है। ये शब्द विशेषण है, यानी कि किसी संज्ञा की विशेषता को प्रकट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा होगी कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। यानी कि अब विशेषता कई तरीके से प्रकट होती है। कैसे कैसे देखिए, किसी का गुण, किसी संज्ञा का या तो गुण बताया जाएगा, या उसका दोष, या उसकी संख्या, या उसका परिमाण, यानी कि अनेक रूप में उसकी विशेषता प्रकट होती है। कहीं कहीं उसका गुण को बता दिया जाता है, कहीं दोष को, कहीं संख्या को और कहीं परिमाण। तो इसे मूलतः इसके विशेषण के 4 भेद होते हैं। 4 भेद हम क्रम से देखेंगे। यहाँ देखिए भेद को हमने 4 भागों में बांटा है। पहला है गुणवाचक, यानी कि यहाँ पर किसी न किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण प्रकट होगा। उसके बाद दूसरा जो भेद है वो है परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब होता है माप, तोल या मात्रा, मापना, तोलना, ठीक है। तो जो मात्रा सूचक होते हैं वो सारे के सारे विशेषण परिमाणवाचक में आएंगे। इसका जो तीसरा भेद आता है वह संख्यावाचक विशेषण, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराएंगे। तो संख्या की विशेषता, ठीक है, विशेष रूप से उसकी संख्या का बोध कराएंगे। उसके बाद संकेतवाचक, चौथा भेद होता है वो विशेषण का, वह संकेतवाचक। तो मूलतः हम यहाँ 4 भेद देखिए। पहला विशेषण का भेद है गुणवाचक, उसके बाद दूसरा भेद होगा इसका परिमाणवाचक, तीसरा संख्यावाचक और चौथा है संकेतवाचक। तो ध्यान रखेंगे 4 तरह के विशेषण होते हैं। विशेषण के मतलब 4 ही भेद होते हैं। अर्थात संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। और विशेषण की जो परिभाषा है वो क्लियर है, यहाँ संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता है। यहाँ गुण, दोष, संख्या और परिमाण का बोध होता है। और मूलतः के 4 भेद है। पहला गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा संख्यावाचक और चौथा संकेतवाचक। तो यह है विशेषण जो कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं।
आइए अब हम इनको विस्तार से जानें। तो आइए दोस्तों लेते हैं विशेषण का पहला भेद। पहला भेद है, आइए उसका नाम है गुणवाचक विशेषण। यहीं से हम पढ़ते हैं इसको, गुणवाचक। देखिए शब्द में ही परिभाषा है, गुणवाचक यानी कि कहीं न कहीं किसी गुण का बोध कराने वाले, अर्थात इसको पारिभाषिक अर्थ में समझेंगे कि संज्ञा व सर्वनाम का गुण और दोष, संज्ञा व सर्वनाम का गुण और दोष दर्शाने वाले, अर्थात ऐसे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण दोष दर्शाते हैं या प्रकट करते हैं, वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। आइए इसको विस्तार से जानते हैं, समझते हैं। देखिए किस प्रकार से क्या क्या चीज होती है इसमें विशेषण में, गुणवाचक में, कि ये संज्ञा का गुण, दोष, उसकी गंध, अवस्था, आकार, दशा, इन बहुत सारे विशेषणों का के रूप में प्रयुक्त होते हैं, यानी कि अलग अलग अनेक अवस्थाओं का ये बोध कराते हैं। जैसे एक एक करके लेते हैं कि गुण में कौन कौन सी चीज आती है। देखिए संज्ञा का अच्छा होना, ईमानदार, बहादुर, दयालु आदि। जैसे मोहन अच्छा लड़का है, तो इस वाक्य में देख सकते हैं अपन, लड़का शब्द है वो संज्ञा है और उसकी क्या विशेषता है, अच्छा। तो यहाँ आया है अच्छा, यानी कि उसके गुण का बोध कर रहा है। मोहन का ये गुण है कि वो अच्छा है, ठीक है। तो ये गुणवाचक विशेषण में आते हैं क्या क्या, अच्छाई, उसकी संज्ञा की ईमानदारी, बहादुर, दयालु, आदि, ये इतने सारे शब्द हैं, इनसे हम उस संज्ञा की विशेषता को प्रकट करते हैं, बताते हैं और इसे हम गुणवाचक की श्रेणी में रखते हैं। इसमें अगला है दोष। संज्ञा का दोष किस प्रकार से, बुरा, डरपोक, कायर, बेईमान, ये शब्द हैं, इनसे पता चलता है कि संज्ञा के अंदर कोई ना कोई दोष, सर्वनाम में कहीं न कहीं कोई दोष है। जैसे बुरा, बुराई है, कमी है, डरपोक, डरना, ठीक है। जैसे मोहन अत्यंत डरपोक है, यानी वो डरता है, तो यहाँ मोहन संज्ञा की यहाँ विशेषता बताई है, उसमें कमी है कि वो डरता है, भीरुता का भाव है वहां पर। तो ऐसे शब्द गुणवाचक विशेषण में आएंगे, बुरा, डरपोक, कायर, बेईमान। ऐसे ही गंध, गंध, गंध में जैसे सुगंध, अच्छा है, खुशबू, ऐसे दुर्गंध, इसका विलोम हो गया सुगंध का दुर्गंध, खुशबू, बदबू। तो ऐसे शब्द भी गुणवाचक विशेषण की श्रेणी में आएंगे, गंधयुक्त शब्द। उसके बाद आते हैं अवस्था। अवस्था मतलब बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्ध अवस्था, यानी अवस्था का बोध कराने वाले कि बाल्यावस्था यानी बचपन की अवस्था। तो इनका बोध कराने वाले शब्द भी इसी श्रेणी में आएंगे, यानी कि गुणवाचक विशेषण होंगे। फिर आकार, गोल, धरती गोल है, कैसी है धरती, गोल है, धरती की विशेषता है, धरती गोल है। चौकोर, प्लाट चौकोर है, चौकोर मतलब बिल्कुल चौसर जिसे कहेंगे, ये उसकी विशेषता है, कैसा है वो, चौकोर। टेढ़ा, नुकीला, भाला नुकीला है, तो भाले की विशेषता हो गई वो नुकीला है। इसके बाद है दशा, ये होगा दशा, ठीक है, दशा सूचक। जैसे कमजोर, पतला, पुराना, मोटा है, मैं शरीर से कमजोर हूं, तो शरीर की जो अवस्था है, जो दशा है, उसका बोध करा रहे हैं, और ये उसकी विशेषता है कि वो शरीर से कमजोर है, यानी कि शरीर की विशेषता। फिर पतला, पुराना, सामान अत्यंत पुराना है, तो सामान की विशेषता है कि वो पुराना है। तो ऐसे जो शब्द है, ये सारे सारे गुण, दोष, अवस्था, गंध, आकार, प्रकार, ये सब जो दर्शाते हैं, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम के गुण दोष का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं, वो गुणवाचक विशेषण होते हैं। कुल मिलाकर के गुणवाचक विशेषण की यही विशेषता है। अब आते हैं हम अगला विशेषण। इसके बाद अगला जो भेद है विशेषण का, वो है परिमाणवाचक। विशेषण का दूसरा भेद है परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब देखिए, माप, तोल या मात्रा, अर्थात किसी वस्तु, कोई भी वस्तु, यानी कोई संज्ञा जिसकी माप, तोल, मात्रा या उसको नापना, इनका बोध कराए, ठीक है, वो सब के सब किसमें जाते हैं, परिमाणवाचक विशेषण की श्रेणी में जाते हैं। ऐसे शब्द जो किसी वस्तु की माप, तोल, मात्रा, नाप करना, जैसे नापना, तोलना और नापना, इन शब्दों का प्रयोग न होता है। जैसे देखिए कुछ उदाहरणों से हम इसको समझेंगे डिटेल में। देखिए यहाँ पहला,
मेरे पास 5 मीटर कपड़ा है। तो देखिए यहाँ पर पहले हमें पहचानने की संज्ञा कहाँ है, तो संज्ञा कहाँ है, कपड़ा है। कपड़ा कितना है, तो इसका जवाब आएगा कितना कपड़ा है, 5 मीटर। देखिए यहाँ देख सकते हैं, ये इसकी विशेषता बताई गई है। कपड़ा कितना है, 5 मीटर, यानी कि उसकी नाप है कपड़े की। तो यहाँ फिक्स है, निश्चित है। तो ऐसे शब्द जो निश्चित परिमाण का बोध कराए वो निश्चित, यहाँ भी आगे जाकर के इसके दो भेद है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो यहाँ ये जो उदाहरण है वो निश्चित परिमाण में आ गया, अर्थात फिक्स बता दिया यहाँ पर कि 5 मीटर कपड़ा है। ठीक है, कपड़े का की जो नाप है वो 5 मीटर है, इसलिए निश्चित परिमाणवाचक की श्रेणी में जाएगा। यानी कपड़े की विशेषता है, कपड़ा कितना, 5 मीटर है। उसके बाद दूसरा उदाहरण में देख सकते हैं अपन, आधा किलो गाजर लाओ। तो यहाँ गाजर इसकी संज्ञा है, और कितनी गाजर, आधा किलो। तो यहाँ इसकी मात्रा है, इसकी मात्रा गाजर कितनी बताइए, आधा किलो। तो ये भी तौल मतलब पूरी आधा किलो निश्चित है, इसलिए यहाँ पर निश्चितता का बोध हो रहा है। गाजर मतलब आधा किलो ही लानी है, इसलिए ये गाजर की विशेषता आधा किलो, और यह निश्चित होने के कारण इसको निश्चित परिमाणवाचक की श्रेणी में रखते हैं। अब देखिए तीसरे उदाहरण से समझेंगे, थोड़ा गुड़ दो। तो यह संज्ञा है गुड़। अब गुड़ कितना दें वो फिक्स नहीं है, गुड़ कितना दें, थोड़ा में 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, किलो, 2 किलो, कितना भी हो सकता है थोड़ा, है, लेकिन यह फिक्स नहीं है, इसलिए थोड़ा यानी कि अनिश्चित परिमाण का बोध करा रहा है। ये जो थोड़ा शब्द है इसमें निश्चित परिमाण नहीं है, अर्थात कोई माप तौल मात्रा का निश्चित बोध नहीं हो रहा है। थोड़ा इतना भी हो सकता है, उतना भी हो सकता है। तो ये ऐसे उदाहरण होंगे वो अनिश्चित परिमाण में जाएंगे। आगे, अभी मटके में बहुत पानी है। तो यह संज्ञा है अपनी पानी, और पानी की क्या विशेषता है कि वो बहुत है, मात्रा है, बहुत यहाँ मात्रा का सूचक शब्द है। ठीक है, लेकिन ये पता नहीं कितना है, तो ये भी अनिश्चित परिमाणवाचक की श्रेणी में जाएगा। तो कुल मिलाकर के ऐसे मात्रा सूचक जो शब्द है जिसमें माप का पता चले, तोल का या मात्रा का, है ना, जैसे 5 मीटर, आधा किलो, थोड़ा या बहुत, 2 किलो, 5 लीटर, 3 मीटर, ऐसे शब्द जहां आएंगे वो सारे के सारे परिमाणवाचक विशेषण शब्द कहलाएंगे, क्योंकि वो किसी संज्ञा या वस्तु की माप, तोल और मात्रा का बोध कराते हैं। तो यह है परिमाणवाचक विशेषण। अब नेक्स्ट विशेषण लेते हैं। आइए, विशेषण का जो तीसरा भेद है वो है संख्यावाचक विशेषण। तो आइए उसको विस्तार से पढ़ते हैं। अब विशेषण, जो संख्यावाचक विशेषण उसकी क्या विशेषता है, यही देखिए परिभाषा आप देख सकते हैं। संख्यावाचक अर्थात ऐसे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। लिखा भी है, संज्ञा व सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्द। तो कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम इसको समझेंगे। ये कहीं ना कहीं कोई संख्या का बोध करें। जैसे देखिए यहाँ कुछ उदाहरण है। पहला उदाहरण है, कुछ फल लाओ। कुछ फल लाओ, तो फल शब्द है वो संज्ञा है, किसी पदार्थ का नाम है, किसी वस्तु का नाम है ना, फल है, और उसकी विशेषता बताइए। कुछ कितने, कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर ये, लेकिन अब संख्या निश्चित नहीं है, तो यहाँ वो अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कहलाएगा। इसमें संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाची विशेषण की श्रेणी में जाएगा। इसमें संख्या का निश्चित न होना पाया गया है, अर्थात इस संज्ञा की विशेषता तो बता रहा है लेकिन कितना है ये पता नहीं, इसलिए यहाँ भी आगे जाकर के दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाची विशेषण और अनिश्चित संख्या। तो यहाँ अनिश्चितता का बोध है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। कुछ फल लाओ, कुछ आदमी आए तो कितने आए पता नहीं कितने आए, कुछ लोग रूठ गए तो कितने लोग रूठ गए पता नहीं। तो यहाँ कुछ शब्द का जो प्रयोग हुआ है इनमें ये अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। इसलिए आप देखिए एक उदाहरण और है दूसरा, इससे समझेंगे हम। एक बंदर पेड़ पर बैठा है, एक बंदर पेड़ पर बैठा है, तो संख्या कौन है, बंदर, और उसकी संख्या कितनी है, एक। देखिए क्लियर है ना। तो एक शब्द निश्चित संख्या का बोध करा रहा है, यानी कि कितने बंदर है, एक बंदर पेड़ पर बैठा है। अब एक बैठा है इसलिए निश्चित संख्या हो गई, कन्फर्म है कि एक ही बैठा है। दो आदमी लड़ने लगे तो कितने, दो, यह संख्या आ गई। तो ये निश्चित संख्या बची, इसकी श्रेणी होगी निश्चित संख्या बची। ठीक है, निश्चित संख्या। तो ये याद रखने योग्य है, संख्यावाची विशेषण को भी दो श्रेणियों में बांटा गया, निश्चित और अनिश्चित। तीसरा उदाहरण देखिए अपन,
उसने मुझे कई उपहार दिए। तो क्या दिए? यह है इसकी संज्ञा, उपहार। और कितने? कई दिए। तो कई का मतलब निश्चित नहीं है, कितने दिए? उपहार दिए, कई दिए, मतलब कितने दिए कोई पता नहीं है। तो ये इसकी विशेषता बता रहा है, अनिश्चित संख्या है, कितने उपहार दिए। ऐसे ही एक उदाहरण और चौथा देखिए, पिताजी ने मुझे 10 रुपए दिए। तो पिताजी ने रुपये दिए, पर कितने दिए? 10 दिए, तो निश्चित है। कितने दिए? 10 रुपए दिए, तो निश्चित संख्या हो गई। तो ऐसे शब्द जैसे कुछ है ना, ये संख्या दे रखी है, 1, कई, है ना, 10, तो कहीं निश्चित संख्या है और कहीं अनिश्चित है। तो ये दोनों रूप है इसके, इसलिए संख्यावाचक विशेषण क्या होंगे? संज्ञा व सर्वनाम की जो संख्या की विशेषता प्रकट करते हैं, जैसे इन उदाहरणों से आपने समझा। तो यह है संख्यावाचक विशेषण। अब लेते हैं अगला विशेषण। तो विशेषण का अगला जो भेद है चौथा, वो है सार्वनामिक विशेषण। चौथे नंबर का भेद है सार्वनामिक विशेषण। देखिए ये परिभाषा देख सकते हैं, सार्वनामिक यानी कि सर्वनाम शब्दों का यहाँ विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का काम करते हैं, विशेषता प्रकट करते हैं। देखिए संज्ञा और सर्वनाम की ओर संकेत करने वाले जो शब्द होते हैं, संकेत, इनका दूसरा नाम है संकेतवाचक विशेषण। दो नाम है इसके, एक तो सार्वनामिक विशेषण और दूसरा इनको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। अर्थात अब संकेतवाचक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये संज्ञा और सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं, संज्ञा की और सर्वनाम की ओर संकेत करने का काम करते हैं। जैसे आइए कुछ उदाहरणों से हम समझने की कोशिश करते हैं। इसका पहला उदाहरण देखें, यह भवन कितना सुंदर है। यह भवन कितना सुंदर है, तो यार किसकी तरफ संकेत किया गया है? भवन की तरफ, ठीक है। और संकेत किससे हुआ है? यह शब्द, यानी कि ये सर्वनाम है। सर्वनाम होते हुए भी यहाँ पर विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, उस भवन की ओर संकेत किया गया। तो यह भवन, तो यह शब्द है वो सार्वनामिक विशेषण है। यहाँ विशेषण के रूप में इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है। फिर देखिए अगला शब्द, वे बच्चे खेल रहे हैं। तो संज्ञा है बच्चे, है ना, और उनको संकेत किससे किया है? वे शब्द से। तो यह सर्वनाम शब्द इन बच्चों की ओर संकेत कर रहा है, ये इनकी विशेषता बता रहा है। वे बच्चे खेल रहे हैं, तो ये नजदीक के लिए हो सकता है, दूर के लिए हो सकता है। जैसे वह लाल किला है, तो लाल किला की संज्ञा है, लेकिन इसकी विशेषता प्रकट कर रहा है कि वह लाल किला, उसको संकेत किया जा रहा है। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो मोटा मोटा भाषा में हम समझेंगे कि ये होते सर्वनाम है, लेकिन ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने के कारण, किसी संज्ञा या सर्वनाम को संकेत देने के कारण इनको सार्वनामिक भी कहते हैं और संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तो हमने आज के पाठ से जो समझा कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, और विशेषण के मूलतः 4 भेद होते हैं। चारों का हमने अध्ययन किया। आशा है आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा। यदि ये पाठ अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए इससे भी अच्छे वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।